क्या आपने कभी सोचा है हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? आज हमारा विषय इसी काला सच के बारे में है जिसने दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। हमारी कहानी ताकत, व्यापार और दुनिया पे राज करने की जिद की है। तो कुर्सी की पेटी मान लीजिए, क्योंकि आज हम लोग समय में पीछे जाने वाले हैं और यह देखने वाले हैं कि किस तरह यूरोपीय देशों ने दुनिया को पिज्जा की स्लाइस की तरह काट दिया और अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। अब हम लोग यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल इन सभी देशों ने जिस सभी देशों पर शासन किया उसी की यह लिस्ट है। इंग्लैंड ने दुनिया के लगभग 56 देशों पे शासन किया और लगभग 120 जगह पे शासन किया। स्पेन का ज्यादातर शासन दक्षिण अमेरिका के देशों पे रहा है। लियोनेल मेसी वो भी अच्छा स्पेनिश जानता है। स्पेन को सोने का भंडार मिलता है जिससे स्पेन जो है उस समय दुनिया का सबसे धनिक देश बन जाता है। ब्राजील की राजधानी अभी जो रियो डी जेनेरियो है वह बहुत सालों तक लगभग 1821 तक पुर्तगाल की राजधानी बनकर रहती है। यह पहली बार होता है दुनिया में जब किसी देश की राजधानी अपने देश में ना होकर उसके उपनिवेशित देश में है। यानी कि भारत पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि 1961 ईस्वी में आजाद हुआ। हिंदी में पूरी दुनिया का नक्शा बना के दो भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है जो पूर्वी भाग है उस जो पूर्वी भाग में जो भी नया जमीन खोजा जाएगा या पूर्वी भाग में जो भी जमीन है उस पर शासन स्थापित करेगा उसका अधिकार पुर्तगाल का होगा, तथा पश्चिम में जितनी भी नया जमीन खोजी जाएगी या पहले से जो खोजी गई है उस पर शासन का अधिकार केवल स्पेन को होगा। इंग्लैंड जो है सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाने वाला देश कैसे बन जाता है? लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इस जगह को क्यूबा न समझ के जापान समझता है और उसको जापान बोलता है। जब भारत का शासक अकबर था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। हम लोग और जाके अमेरिका के उस हिस्से की खोज करो जहां पे किसी यूरोपीय देश ने अपना अधिकार नहीं किया हो। अमेरिका के आजाद होने के बाद अब जो इंग्लैंड का जो जेल है वो कैदियों से खचाखच भर जाता है कि क्यों ना कुछ जो कैदी है उनको सैनिक बना दिया जाए, अफसर बना दिया जाए और उनको जिम्मेदारी दिया जाए कि आप शासन व्यवस्था संभालें तथा शांति की व्यवस्था स्थापित करें। आज हम लोग वेस्ट इंडीज टीम देखते हैं, उसमें बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे दिनेश रामदीन, रवि रामपाल, शिव नारायण चंद्रपाल। तो ये सब जो खिलाड़ी हैं इनका नाम भारतीय नाम पे क्यों आया है सम्राट? तो जब ऑटोमन साम्राज्य टूटता है तो टूटने के बाद उसको झपटने के लिए होड़ लग जाता है। तो इसमें दो देश अग्रणी रहते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। ये उस समय एक ही हुआ करता था और इसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। मतलब उस समय दुनिया का हर एक चौथा आदमी अंग्रेजों का गुलाम था। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार इन सभी देशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी और अपना कुछ भाग राजा को देती थी। लेकिन जो इंग्लैंड है वहां राजा जैसे अमेरिका पे, कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे इन सभी देशों पे इंग्लैंड अपना डायरेक्ट शासन करता था। यहाँ कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अपना बागडोर नहीं दिया था। मतलब ये भारत जैसे 10 देश इंग्लैंड के पास थे। दुनिया में जितने महाद्वीप हैं उन सभी पे इंग्लैंड का शासन रहा है कि वह जब चाहे किसी देश का नाम अपने राजा के नाम पर रख लेते थे। यूरोप का एक देश है फ्रांस, लेकिन फ्रांस का जो उपनिवेशिक क्षेत्रफल है उसका जो है वो क्षेत्रफल वो यूरोप का क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। अफ्रीका रहा, यानी फ्रांस ने सबसे अधिक अपने शासन किया है तो वो दक्षिण अफ्रीका पे किया। दक्षिण अफ्रीका के देशों पे किया अच्छा से बोला जाता है। आपने एक फुटबॉलर का नाम सुना होगा किलियन एम्बापे। तो किलियन एम्बापे फ्रांस से खेलता है और किलियन एम्बापे का जो घर है उसका माता रहती है अल्जीरिया से और पिता रहता है मोरक्को से और दोनों पे क्या फ्रांस का कब्जा रहा है। एक और फ्रांस में खेलता है पाल पोगबा, तो फ्रांस से ही खेलता है और उसका घर कहाँ पे? माली कब्जा होता है। और मेडागास्कर के जो राजा रानी है इसको पकड़ के फ्रेंच अल्जीरिया में ले जाके नजरबंद कर देता है, रख देता है और मेडागास्कर से बहुत सालों तक वहां से अनाज, चावल, गेहूं इन सब चीजों का निर्यात करता है और वहां पे बहुत ज्यादा शोषण करता है। तो जितने भी हम लोग उपनिवेशिक देश देख रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा फायदा नीदरलैंड को होता है। यह उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। आज कई इतिहासकार इसकी तुलना जैसे फेसबुक, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल चारों का बजट जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर इस बीओसी कंपनी का बजट। और यह इतनी धनी कंपनी थी। और इंडोनेशिया को उस समय मसाला भी बोला जाता था। यूरोप में जो सबसे ज्यादा मसाला जाता था वो इंडोनेशिया से जाता था। जायफल जो था उस समय का सबसे महंगा मसाला हुआ करता था। तो ये जो डच है, बीओसी है, एक समझौता करता है और अमेरिका को न्यूयॉर्क, मैनहट्टन शहर दे देता है और बदले में इसको ड्रम द्वीप मिलता है। उस समय डच को लगता था वह दुनिया का सबसे अच्छा समझौता किया, लेकिन आगे चल के यह मिथ टूट जाता है। देश उपनिवेशिक देशों के संस्कृति पे हमला करते थे और वहां की संस्कृति को नष्ट करके वहां पे अपनी भाषा और अपनी संस्कृति थोप आते थे या उस जगह को अपनी संस्कृति में बदल देते थे। इंग्लैंड ने जहां पे शासन किया वहां पे क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है। तो पुर्तगालियों ने भारत में भी कुछ सामान लाया, जैसे मिर्ची पुर्तगालियों का लाया हुआ है, भारत में नहीं पाया जाता था। चाहे लाल मिर्ची हो या हरी मिर्ची, पपीता, आलू, टमाटर, बहुत ऐसे फल, काजू, ये सब पुर्तगालियों का लाया हुआ भारत में। जो अमेरिका में जो हम लोग गोरे लोग देखते हैं वो असल में अमेरिका के निवासी नहीं है, वो यूरोपीय लोग भी जाके बसे थे। अमेरिका के मूल निवासी काले या सांवले थे, चलता था। ये जो यूरोपीय देश थे ये गोरे थे और ये काले और सांवले लोग को मंदबुद्धि समझते थे और नाकामी समझते थे। एशिया के भी कुछ देश थे जैसे जापान, उनका कोरिया पे शासन रहा और रूस, अलास्का पे शासन रहा और यूरेशिया के कुछ देशों पे शासन रहा। बाद में जो हम लोग देखते हैं अमेरिका, तो अमेरिका पहले उपनिवेशिक राज हुआ करता था, मतलब इसमें इंग्लैंड का शासन था, लेकिन बहुत जल्दी अमेरिका का अपना उपनिवेशिक राज्य हो गया। जैसे अमेरिका ने क्यूबा, हवाई द्वीप इन सभी पे भी शासन करने लगा। जाते जाते आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि इन सभी यूरोपीय देशों में कौन ऐसा देश है जिसने उपनिवेशिकों पे कम अत्याचार किया, कम शोषण किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कोई नहीं। क्या आपने कभी सोचा है हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं और ब्राजील के लोग पुर्तगाली क्यों बोलते हैं, मैक्सिको के लोग स्पेनिश क्यों बोलते हैं, अर्जेंटीना के लोग स्पेनिश क्यों बोलते हैं? आज हमारा विषय इसी काला सच के बारे में है जिसने दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। हमारी कहानी ताकत, व्यापार और दुनिया पे राज करने की जिद की है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोग समय में पीछे जाने वाले हैं और यह देखने वाले हैं कि किस तरह यूरोपीय देशों ने दुनिया को पिज्जा की स्लाइस की तरह काट दिया और अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। अब हम लोग एक कहानी की कल्पना करते हैं। जरा सोचिए, कोई आदमी आपके घर में रहने के लिए आता है और आपको भाड़ा देता है और धीरे धीरे कुछ ही महीने या सालों बाद वो आपका घर का मालिक बन बैठता है और आपको नौकर बना देता है। घबराइए ना,
पूरी दुनिया में ठीक ऐसा ही हुआ। आज हम इतिहास के उस काला पाना को पलटेंगे और सच्चाई को भी खंगालेंगे। आज मैं रटाऊंगा नहीं बल्कि सिखाऊंगा भी और सच से वाकिफ भी कराऊंगा, तो नजर मत हटाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सभी देशों ने जिस सभी देशों पर शासन किया उसी की यह लिस्ट है। इसमें इंग्लैंड को उपनिवेशक देश तथा इन सभी देशों को उपनिवेशित देश बोलते हैं। इंग्लैंड ने दुनिया के लगभग 56 देशों पे शासन किया और लगभग 120 जगह पे शासन किया। लेकिन शुरू में इंग्लैंड उपनिवेश में नहीं आया था। उपनिवेश बनाने के क्रम में सबसे पहले स्पेन की बारी आती है और इसी ने स्टार्ट किया था। तो हम लोग स्पेन से स्टार्ट करेंगे, फिर पुर्तगाल को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि भौगोलिक खोज में इन दो देश सबसे आगे थे। इसलिए स्टार्ट करते हैं स्पेन से, फिर पुर्तगाल को, उसके बाद अंग्रेज को पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। स्पेन ने पेरू पे शासन किया था। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है। स्पेन का ज्यादातर शासन दक्षिण अमेरिका के देशों पे रहा है। एक ब्राजील को छोड़ दे तो वहां पे जितने भी देश है दक्षिण अमेरिका में लगभग सब पे स्पेन का शासन रहा है। पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, कोलंबिया, ये सब देश दक्षिण अमेरिका के हैं और यहाँ पे लगभग स्पेनिश भाषा ही बोली जाती है। आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, लियोनेल मेसी, वो भी अच्छा स्पेनिश जानता है। तो पेरू की खोज हम लोगों ने, अगर मेरा आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि स्पेनिश नाविक ने खोज किया था, सन 1528 में किया था। तो पेरू की खोज करने के बाद पेरू, चिली, बोलिविया ये जो है उस समय लगभग एक ही देश थे। तो बोलिविया में स्पेन को सोने का भंडार मिलता है, जिससे स्पेन जो है उस समय दुनिया का सबसे धनिक देश बन जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, अर्जेंटीना पे भी स्पेन का शासन रहा है और अर्जेंटीना की जो संस्कृति है वो स्पेन से एकदम मिलती जुलती है। मैक्सिको जो है अमेरिका के जस्ट दक्षिण में पड़ता है और इसमें भी स्पेन का शासन रहा है। उरुग्वे को हम लोग देखते हैं। उरुग्वे दुनिया का पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। इस पे भी स्पेन का कब्जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं ब्राजील, जो पुर्तगाल के कब्जा में रहा है। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सन 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज पेट्रा अल्वारेज कैब्राल ने किया था। तो ब्राजील पे जब कैब्राल ने खोज किया था ब्राजील का, तो उस समय वहां पे अपना झंडा गाड़ दिया था और यह बोला था यह पुर्तगाल की भूमि है। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपने कुछ वहां पे सैनिक और नागरिक भेजते गए। इस तरह से पूरे ब्राजील पे पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। लेकिन आप यह जानते हैं जो पुर्तगाल की राजधानी कभी ब्राजील हुआ करती थी। यह बात है सन 1807 ईस्वी की, जब पुर्तगाल पे नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण कर दिया था और पुर्तगाल के राजा को जान बचाने के लिए इंग्लैंड के नाव में, इंग्लैंड के जहाज में शरण लेनी पड़ी थी और इंग्लैंड के जहाज के साथ ही वो ब्राजील का भाग गए थे। और उस समय ब्राजील जो है पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था। 1807 में पहुंचने के बाद जो पुर्तगाल के राजा है वो ब्राजील को किंगडम ऑफ पुर्तगाल में घोषित कर देते हैं। मतलब कि यह पुर्तगाल का ही हिस्सा है। ईस्वी में। और पुर्तगाल जो है, ब्राजील जो है, ब्राजील की राजधानी अभी जो रियो डी जेनेरियो है, वह बहुत सालों तक, लगभग 1821 तक पुर्तगाल की राजधानी बनकर रहती है। यह पहली बार होता है दुनिया में जब किसी अब देश की राजधानी अपने देश में ना होकर उसके उपनिवेशित देश में है। 1821 के बाद जब धीरे धीरे पुर्तगाली राजा और वहां के जो ब्राजीलियन नागरिक हैं दोनों में मन मिलाप होने लगता है, इसके बाद ब्राजील की घोषणा की, आजादी की घोषणा कर दी जाती है और 1822 ईस्वी में ब्राजील को आजाद कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अंगोला, मोजाम्बिक को हम लोग ने देखा होगा। अगर मेरा आपने वास्को डी गामा वाला वीडियो देखा होगा तो वास्को डी गामा
जब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है उसके बाद वह पहली बार सबसे पहले मोजाम्बिक में ही ठहरता है। और उसमें मैंने बताया था जो मोजाम्बिक के जो राजा है वो मुस्लिम है और जो वास्को डी गामा है ये ईसाई है। और वो जो मध्यकाल का दौर है उसमें ईसाई और मुस्लिम एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। तो बाद के समय में इस मोजाम्बिक पे पुर्तगालों का शासन हो जाता है। और केवल मोजाम्बिक पे नहीं, वहां पे मैंने मुम्बासा भी बताया था और मालिंदी भी बताया था। इन सभी जगहों पे भी आज भी मुख्य भाषा पुर्तगाली है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का गोवा ऐसा क्षेत्र है जिसपे पुर्तगालियों का शासन रहा। और आप आश्चर्य हो जाएंगे कि भारत से अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन भारत से पुर्तगाली 1961 में गए हैं। यानी कि भारत पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि 1961 ईस्वी में आजाद हुआ। उस समय हमारे सेनापति एक थे सगत सिंह के नेतृत्व में गोवा को आजाद कराया गया। ये सब हम लोग जब पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में विस्तार पढ़ेंगे उस समय इन सब बातों को बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा बात जानते हुए आगे बढ़ते हैं। गोवा की तरह ही दमन दीव में भी पुर्तगाली शासन रहा और पूर्वी तिमोर जो कि दक्षिण अमेरिका के देश है वहां पे भी पुर्तगाली का शासन रहा। एक बात ध्यान देने वाले हैं, ये जो स्पेन और पुर्तगाल है ये शुरुआती में सबसे ज्यादा नाविक में शक्तिशाली थे। तो जैसे जैसे नए जगहों की खोज होती गई तो इन दोनों में झगड़ा होते गया। तो 1492 ईस्वी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी तो इन दोनों में जो झगड़ा है और बढ़ते गया। इसके लिए इन दोनों के बीच में एक टार्डेसिलस की संधि हुई थी और फिर टार्डेसिलस की संधि में पूरी दुनिया का नक्शा बना के दो भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है जो पूर्वी भाग है उस जो पूर्वी भाग में जो भी नया जमीन खोजा जाएगा या पूर्वी भाग में जो भी जमीन है उस पर शासन स्थापित करेगा उसका अधिकार पुर्तगाल का होगा, तथा पश्चिम में जितने भी नया जमीन खोजी जाएगी या पहले से जो खोजी गई है उस पर शासन का अधिकार केवल स्पेन को होगा। लेकिन ये सब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आगे चल के ये टार्डेसिलस की संधि टूट जाती है, फिर जारागोजा की संधि होती है, इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं शुरू में स्पेन पुर्तगाल अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, फिर भी इंग्लैंड जो है सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाने वाला देश कैसे बन जाता है। एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्यूबा लिखा है, क्यूबा पे भी स्पेन का शासन रहा है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में साल साल्वाडोर पहुंचा था, वेस्ट इंडीज का एक द्वीप, तो उसी समय वह हैती भी गया था। लेकिन अगला साल 1493 ईस्वी में वह दोबारा इसी क्षेत्र में जाता है तो वह एक नया जगह की खोज करता है जिसका आज हम लोग नाम जानते हैं क्यूबा। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इस जगह को क्यूबा ना समझ के जापान समझता है और उसको जापान बोलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इंग्लैंड पे आते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा देश इसी सूची में है। तो क्या कारण है कि इंग्लैंड का इतना ज्यादा उपनिवेश रहा, इसको देखेंगे। शुरू में स्पेन और पुर्तगाल की नौसेना जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन आने वाले समय में जो इंग्लैंड है वो अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाता है। हम लोग देखेंगे जो यूरोपीय देश है वो ज्यादातर ईसाई ही देश है और ईसाई धर्म जो है उस समय 3 विभागों में बटा हुआ था, जैसे 3 संप्रदायों में बटा हुआ था। जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी होता है, हिंदू में भी शिव विष्णु पूजक शिव पूजक ये सब होता है। उसी तरह जो ईसाई धर्म है उसमें भी 3 आता है, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। तो ये जो कैथोलिक देश है उसमें आता है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, और ऑर्थोडॉक्स देश है जिसमें आता है रूस, फिर रूस का जो टूटा हुआ भाग है बेलारूस, यूक्रेन, ये सब देश जो है वो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। और 1510 ईस्वी में जब मार्टिन लूथर किंग ने विद्रोह किया था तो उस समय एक नया संप्रदाय आया प्रोटेस्टेंट, उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स ये सब देश आते हैं। तो जो ये संधि हुई थी इसको ये नहीं मानता है। जो कैथोलिक देशों के बीच में 2 देशों के बीच में पुर्तगाल और स्पेन के बीच में संधि हुई थी इसको जो है और सब देश यूरोप के नहीं मानते हैं, उसको वैधता नहीं देते हैं और बोलते हैं इस संधि को हम लोग नहीं मानते हैं, जो जहां पे खोजेगा वो वहां पे शासन करेगा। और इसी क्रम में इंग्लैंड अपने नौसैनिक शक्ति पे ध्यान देता है। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे पुर्तगाल और स्पेन से भी मजबूत नौसैनिक सेना इंग्लैंड की हो जाती है और इसी दम पे ये बहुत ऐसा जगह है जो स्पेन और पुर्तगाल और फ्रांस से इंग्लैंड छीन लेता है। हम लोग देखेंगे इंग्लैंड ने भारत पे शासन किया, लेकिन इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां होगी। आगे देखते हैं, इंग्लैंड ने अमेरिका पे शासन किया।
सन 1584 ईस्वी में जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ का हम लोग ने नाम सुना होगा। एक प्रश्न भी आता है कि जब भारत का शासक अकबर था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ थी। हम लोग ने जानते हैं कि अकबर ने 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक शासन किया, तो इसी क्रम में एलिजाबेथ भी इंग्लैंड की महारानी थी। तो एलिजाबेथ ने 1584 ईस्वी में अपने सेनापति को बोला कि एक ऐसा सैनिक शक्ति बनाओ और जाकर अमेरिका के उस हिस्से की खोज करो जहां पे किसी यूरोपीय देश ने अपना अधिकार नहीं किया हो। तो इसके बाद अमेरिका में इंग्लैंड का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जाता है। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं जो दुनिया का सबसे पहला आजाद होने वाला देश अमेरिका ही है। इन औपनिवेशिक शक्तियों से 1776 ईस्वी में इंग्लैंड खुद की आजाद की घोषणा करता है और 1783 ईस्वी में इसको आजादी की मान्यता भी मिल जाती है। अमेरिका के आजाद होने के बाद अब जो इंग्लैंड का जो जेल है वो कैदियों से खचाखच भर जाता है और रखने के लिए वहां पे जगह नहीं मिलता है। इसके चलते इंग्लैंड जो है एक नया तरकीब सोचता है और अपने कैदियों को ऑस्ट्रेलिया भेजता है। 1788 ईस्वी में फर्स्ट फ्लीट जो है मतलब पहला बेड़ा इंग्लैंड का कैदियों से भरा हुआ, जिसमें केवल कैदी ही थे और कुछ इंग्लैंड के अफसर थे, वो ऑस्ट्रेलिया के पास उतरते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास उतरने के बाद वो अपना एक स्थानीय गांव बनाते हैं। लेकिन जो ये कैदी गए थे वो वहां की जनता को, स्थानीय जनता को बहुत परेशान करते थे और जो अधिकारी गए थे उसको भी बहुत परेशान करते थे। तो इंग्लैंड के जो वहां पे ऑफिसर थे उन लोगों ने एक सोचा कि क्यों ना कुछ जो कैदी है उनको सैनिक बना दिया जाए, अफसर बना दिया जाए और उनको जिम्मेदारी दिया जाए कि आप शासन व्यवस्था संभालें तथा शांति की व्यवस्था स्थापित करें। तो जब कैदियों को ही वहां पे अफसर बना दिया जाता है, सैनिक बना दिया जाता है, बाद के दिनों में वहां पे बहुत बढ़िया शांति स्थापित होती है और जो कैदी सैनिक बने थे उनको बाद में पुरस्कृत भी किया जाता है। हम लोगों ने देखा था जो ऑस्ट्रेलिया का खोज भी जेम्स कुक ने किया था। सबसे पहला वीडियो में मैंने बताया था 1760 ईस्वी में जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। उससे पहले 1669 ईस्वी में वह न्यूजीलैंड पहुंचा था। तो जेम्स कुक इंग्लैंड का रहने वाला था और वो वहां का नक्शा भी बनाया था। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जो इंग्लैंड है वो न्यूजीलैंड पर भी कब्जा करता है। यही नहीं, इंग्लैंड जो है कैरिबियाई क्षेत्र यानी वेस्ट इंडीज का क्षेत्र, जिसमें जमैका, बारबाडोस, ये सब सान सल्वाडोर, क्यूबा, ये सब जो देश आते हैं, इन सभी देशों पे भी इंग्लैंड का ही शासन रहा है। आज हम लोग वेस्ट इंडीज टीम देखते हैं, उसमें बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे दिनेश रामदीन, रवि रामपाल, शिव नारायण चंद्रपाल। तो ये सब जो खिलाड़ी हैं इनका नाम भारतीय नाम पे क्यों आया है, इसका बारे में आपने कभी सोचा है? चलिए इसको भी हम बताते हैं। इंग्लैंड का जब भारत पे कब्जा था तो भारत से जो कैदी पकड़ता था इंग्लैंड, जो आज़ादी के लिए भारतीय लोग विद्रोह करते थे, तो इंग्लैंड जो है उनको कैदी बना लेता था और वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में ले जाकर रख देता था। उनको शर्त रखता था, अगर आप अच्छा से रहेंगे, अपनी चरित्र में सुधार करेंगे, तो आपको यहाँ बसने के लिए और पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा। और जो कैदी जो है थोड़ा सा बदमाशी करते थे उनको सिकड़ में बांध के ही खटाता था। लेकिन वहाँ पे जो स्वतंत्र रहने लगे कैदी, वो वहीं से शादी कर लिए और धीरे धीरे वहीं आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं जो कुछ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर का नाम भारतीय नाम जैसा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, इन सभी देशों पर भी इंग्लैंड का कब्जा रहा है और ये सब देश इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि चीन भी भारत की तरह व्यापार का केंद्र था और ये सब देश समुद्री मार्ग में आते हैं, तो इससे बहुत मुनाफा होता था इंग्लैंड को। दक्षिण अफ्रीका, इस पे भी इंग्लैंड का कब्जा रहा है। नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, ये सब भी दक्षिण अफ्रीका के देश है। ये आप लोग जो देख रहे हैं नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, हमने पहला वीडियो में पढ़ा था उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन साम्राज्य। तो जब ऑटोमन साम्राज्य टूटता है तो टूटने के बाद उसको झपटने के लिए होड़ लग जाता है। तो इसमें दो देश अग्रणी रहते हैं,
एक फ्रांस और एक इंग्लैंड, तो उसी में से कुछ देश इंग्लैंड को मिलता है, कुछ देश फ्रांस को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं सीरिया, लेबनान, ये सब देश फ्रांस को मिलता है, और नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, ये सब देश इंग्लैंड को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये उस समय एक ही हुआ करता था और इसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। इन सबको मिला के भारत पे जैसे हम लोगों ने देखा था, तो इंग्लैंड जो है दुनिया के उस समय 25% हिस्से पे कब्जा करके रखा था या शासन बैठा के रखा था। और एक बात, दुनिया की 25% जनसंख्या पे भी उसका शासन था। मतलब उस समय दुनिया का हर एक चौथा आदमी अंग्रेजों का गुलाम था। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जो शासन करता था वो दो तरह से करता था। एक इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो कई जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी और कई जगह पे राजा डायरेक्ट शासन करते थे। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सभी देशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी और अपना कुछ भाग जो है राजा को देती थी। लेकिन जो इंग्लैंड है वहां का राजा, जैसे अमेरिका पे, कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे, इन सभी देशों पे इंग्लैंड अपना डायरेक्ट शासन करता था। यहाँ कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अपना बागडोर नहीं दिया था। इंग्लैंड जो है अपनी शासन व्यवस्था को भी एक दो अलग तरीका से होता है। जैसे कुछ को डायरेक्ट शासन करता था और कुछ को डोमिनियन राज के रूप में देता था। तो अमेरिका बहुत दिन तक इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट बन के रहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी बहुत दिन तक डोमिनियन स्टेट बन के रहा। आगे जब मैं ब्रिटिश काल पढ़ाऊंगा भारत में, तो उस समय ये सब बताऊंगा डोमिनियन स्टेट क्या है। अभी जानने के लिए, अभी बस आप इतना ही जाने कि ये सब डोमिनियन स्टेट के रूप में भी इंग्लैंड ने शासन किया है। इंग्लैंड का जो चरम सीमा था वो 1920 से 22 ईस्वी के समय था, यानी 25% भूमि पे जो कब्जा था वो 20-22 का समय था। एक बात सोचिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया का 2.47 है, 2.47% है, और पूरे दुनिया पे 25% कब्जा इंग्लैंड का था। मतलब ये भारत जैसे 10 देश इंग्लैंड के पास थे। इससे आप इंग्लैंड का वैभव का अंदाजा लगा सकते हैं, और इंग्लैंड वालों ने कितना राज किया है इस दुनिया पे, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब इतिहास में पढ़ाते जाऊंगा तो आगे के वीडियो में आप मेरा देखेंगे कि इंग्लैंड ने वो क्या क्या गलती की, जिसके चलते जिस इंग्लैंड में बोला जाता था कि इंग्लैंड साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। मतलब इंग्लैंड साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक तरफ सूरज डूबता था तो दूसरा तरफ सूरज निकल जाता था उसका किसी न किसी उपनिवेशिक देश में। वह देश कैसे एक आइलैंड बन के रह गया, आज वह देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इतना छोटा क्यों हो गया। एक रोचक करने वाली बात यह भी है, जो दुनिया में जितने महाद्वीप हैं उन सभी पे इंग्लैंड का शासन रहा है। जैसे यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का सभी महादेशों पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड का शासन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। पहले पानी पी लेता हूं। स्टार्ट करते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस का कब्जा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, अल्जीरिया, लेबनान, सीरिया, इन सभी देशों पे रहा है। एक चीज अभी हमको याद आया, फिलीपींस एक देश है एशिया का ही, उस पे जो है स्पेन का कब्जा रहता है। आप एक आश्चर्य करेंगे, जो फिलीपींस देश है इसका खोज हमने सबसे पहला वीडियो में बताया था। इसकी खोज 15 से 21 ईस्वी में मैगलन ने किया था, लेकिन मैगलन ने नाम नहीं दिया था। तो जब उस जगह पे स्पेन का कब्जा रहता है तो वहीं के राजा एक रहते हैं फिलिप द्वितीय, उसे फिलिप द्वितीय के नाम फिलीपींस पड़ा। और फिलीपींस कहाँ का देश है? ये एशिया का देश है। आप देखेंगे चीन के जस्ट थोड़ा सा दक्षिण में फिलीपींस देश मिलेगा, जहां पे आपको इंडोनेशिया मिलेगा, यहीं पे ये फिलीपींस में मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यूरोपीय लोगों का कितना प्रभाव था कि वह जब चाहे किसी देश का नाम अपने राजा के नाम पे रख लेते थे। अब हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में। तो दुनिया में सबसे ज्यादा देशों पे या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे इंग्लैंड का कब्जा रहा है। उस समय का लगभग 3.5 करोड़
3.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे इंग्लैंड का कब्जा था। उसके बाद सबसे ज्यादा उपनिवेशित क्षेत्र फ्रांस का था, मतलब कि इंग्लैंड से थोड़ा सा ही कम था। और एक आश्चर्य करने वाली बात यह भी है कि फ्रांस ने जिसने उपनिवेशित क्षेत्र पे शासन किया था, वो उसका क्षेत्रफल यूरोप से भी ज्यादा है। यूरोप का एक देश है फ्रांस, लेकिन फ्रांस का जो उपनिवेशित क्षेत्रफल है, उसका जो है वो क्षेत्रफल वो यूरोप का क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। इससे उस समय फ्रांस की शक्तिशाली होने का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, वियतनाम में फ्रांसीसियों ने शासन किया। वियतनाम में आज भी उसका कल्चर दिखाई देता है, जिसे एक कोल्ड कॉफी हम लोग सुनते हैं, तो कॉफी का बहुत इस्तेमाल करते थे फ्रांसीसी लोग। लेकिन वियतनाम में तो गर्मी होता था, तो गर्मी में कोल्ड कॉफी नहीं, गर्मी में कॉफी नहीं पीते थे लोग, वियतनाम के लोग। तो वियतनामी लोगों ने एक उपाय लगाया, उस कॉफी में दूध डाल दिया और आइस डाल दिया, बर्फ डाल दिया, और उसको गर्म क्षेत्रीय के लिए बना दिया। इसी तरह एक मान भी होता है, जिसे सैंडविच है। तो जो फ्रेंच लोग हैं वो जो ब्रेड है, ब्रेड पे मक्खन या पत्ता लगा के खाते थे। लेकिन यह वियतनाम में जब पहुंचा तो कुछ सालों के बाद वियतनामी लोगों ने वो जो ब्रेड है, ब्रेड को आधा आधा करके उसमें पोर्क और बहुत सारा सलाद डाल के उसको सैंडविच बना दिया। आज देखेंगे जो बानमी जो है, बानमी वो दुनिया में सबसे प्रचलित सैंडविच है। कंबोडिया, लाओस, इन देशों पर भी शासन रहा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अल्जीरिया, मोरक्को, सेनेगल। तो जो फ्रांस है, इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उपनिवेशित क्षेत्रफल दक्षिण अफ्रीका रहा। यानी फ्रांस ने सबसे अधिक कहीं पे शासन किया है तो वह दक्षिण अफ्रीका पे किया है, दक्षिण अफ्रीका के देशों पे किया है। एक चीज और हम लोग देखेंगे, जब फ्रांस ने जहां जहां शासन किया है तो वहां पे अपनी भाषा भी थोपता था। तो अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सेनेगल, इन सभी देशों में भी फ्रेंच बहुत अच्छा से बोला जाता है। आपने एक फुटबॉलर का नाम सुना होगा, किलियन एम्बापे। तो किलियन एम्बापे फ्रांस से खेलता है, और किलियन एम्बापे का जो घर है उसका माता रहती है अल्जीरिया से और पिता रहता है मोरक्को से, और दोनों पे क्या फ्रांस का कब्जा रहा है। एक और फ्रांस पे खेलता है पाल पोगबा, तो वो फ्रांस से ही खेलता है और उसका घर कहाँ पे, माली। इस तरह फ्रांस में बहुत ऐसे आपको फुटबॉलर देखने को मिलेगा जो फ्रांस का उपनिवेशित देश से आए हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, और ये आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड है। इस पे जो है फ्रेंच का कब्जा होता है, और मेडागास्कर के जो राजा रानी है इसको पकड़ के फ्रेंच अल्जीरिया में ले जाके नजरबंद कर देता है, रख देता है। और मेडागास्कर से बहुत सालों तक वहां से अनाज, चावल, गेहूं, इन सब चीजों का निर्यात करता है, और वहां पे बहुत ज्यादा शोषण करता है। आगे हम लोग देखेंगे नीदरलैंड, जिसको हालैंड भी बोलते हैं, और यहाँ के निवासियों को डच बोला जाता था। तो जितने भी हम लोग उपनिवेशित देश देख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा फायदा नीदरलैंड को होता है। नीदरलैंड की एक कंपनी थी वीओसी, मतलब कि वेडिंग डे ओस्ट इंडसे कंपनी। यह जो है डच की कंपनी थी, और यह उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। आज कई इतिहासकार इसकी तुलना, जैसे फेसबुक, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, चारों का बजट जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर इस वीओसी कंपनी का बजट था, और यह इतनी धनी कंपनी थी। यह जो वीओसी कंपनी थी, यह अपने निवेशकों को 40% का लाभांश देती थी, 40% लाभ देती थी, और भारत में 18% लाभ देती थी, जबकि भारत में बहुत कम क्षेत्रफलों पर इसका कब्जा रहा या व्यापार किया। आगे देखेंगे जो वीओसी कंपनी है, इसके पास अपना सैनिक भी था, नौसैनिक भी था, और यह बहुत सारे देशों पे युद्ध भी किया अपने नौसैनिक को लेके। जो नीदरलैंड है, यह कब्जाने की जगह इनका ज्यादातर जो मुख्य धारा था या मुख्य जो इंटेंशन था वो व्यापार का था। इसीलिए यह इंडोनेशिया पे शासन करता है, और इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीप बोला जाता था। यूरोप में जो सबसे ज्यादा मसाला जाता था वो इंडोनेशिया से जाता था। तो एक आता था नटमेग, यानी जायफल। जायफल जो था
उस समय का सबसे महंगा मसाला हुआ करता था। तो इस पे जो है जायफल, इंडोनेशिया में नीदरलैंड को जायफल मिलता है और उसी से ये शासन करता है। एक हम लोग देखेंगे आज जो जो न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, ये जो शहर है ये डच के अंदर था, लेकिन जब अमेरिका में और डच में कुछ चीज के लिए विवाद हुआ तो इंडोनेशिया का एक द्वीप रहता है रंग द्वीप, इस पे सबसे ज्यादा जायफल पाए जाते थे। तो ये जो डच है, वीओसी है, एक समझौता करता है और अमेरिका को न्यूयॉर्क, मैनहट्टन शहर दे देता है और बदले में इसको रंग द्वीप मिलता है। उस समय डच को लगता था वह दुनिया का सबसे अच्छा समझौता किया है, लेकिन आगे चल के यह मिथ टूट जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मैनहट्टन शहर, न्यूयॉर्क शहर वो सबसे ज्यादा विकसित शहरों में है और धीरे धीरे बहुत विकसित होते जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे डच गुआना, यह भी दक्षिण अमेरिका का देश है और इस पे इतना दिन तक शासन रहता है, इसका नाम ही डच गुआना हो जाता है। एक और देखेंगे फ्रेंच गुआना होगा, भूल गए हैं, फ्रेंच गुआना पे शासन फ्रेंच का रहता है, तो डच गुआना का नाम आज सूरीनाम हो गया है, इस पे भी डच का शासन रहता है। डचों ने बहुत ऐसा जगह है जो अन्य देशों को बेच दिया। ये जो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई ये भौगोलिक खोजों के बाद से स्टार्ट हुआ, लेकिन इससे बहुत सारे फायदे और मुनाफे भी आए। जैसे ये जैसे दो देश जो है स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों देश उपनिवेशिक देशों के संस्कृति पे हमला करते थे और वहां की संस्कृति को नष्ट करके वहां पे अपनी भाषा और अपनी ही संस्कृति थोप आते थे या उस जगह को अपने ही संस्कृति में बदल देते थे। तो जहां पे ये लोग फ्रेंच, पुर्तगाल, स्पेन ने शासन किया वहां पे लगभग वही भाषा बोली जाती है। आप देखेंगे ब्राजील का एक फुटबॉल क्लब है, उसका नाम वास्को डी गामा फुटबॉल क्लब है, जबकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। और एक चीज देखेंगे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो है ये ज्यादातर अपना शोषण पे और अधिकार क्षेत्र पे ध्यान देता था। एक चीज और देखेंगे, इंग्लैंड ने जहां जहां पे शासन किया वहां वहां पे क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है। देखिए भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिर कैरिबियाई द्वीप यानी वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जिम्बाब्वे में और कुछ ऐसा देश है जिसमें नहीं भी, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका पे जो बहुत दिन तक इंग्लैंड का शासन नहीं रहा, अमेरिका, कनाडा, इन सभी देशों पे। और बहुत ऐसा देश है जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, जैसे फ्रांस जहाँ पे शासन किया, स्पेन जहाँ पे शासन किया, पुर्तगाल जहाँ पे शासन किया, वहाँ पे फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है, क्योंकि ये जो देश है यहाँ के जो लोग थे वो फुटबॉल ज्यादा खेलते थे। इंग्लैंड के जो निवासी थे वो क्रिकेट ज्यादा खेलते थे। तो इन देशों ने जहाँ पे शासन किया वहाँ के लोग भी उसी तरह के खेल के अपनाए, इसीलिए हम लोग देखते हैं अपना भारत भी क्रिकेट का दीवाना बना रहता है। और स्पेन ने जैसे शासन किया, अर्जेंटीना एक बहुत अच्छा फुटबॉल का देश है, उरुग्वे ये भी बहुत अच्छा, मैक्सिको, ये सब बहुत अच्छे फुटबॉल के देश रहे हैं। ब्राजील, पुर्तगाल ने जहाँ शासन किया, ब्राजील, ये भी फुटबॉल के अच्छे देश रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा, जैसे ब्राजील देखेंगे तो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका, लेकिन मुख्य भाषा उसका पुर्तगाली है। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन उसका मुख्य भाषा जो स्पेनिश है। मोजाम्बिक है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन उसका मुख्य भाषा पुर्तगाली है। आगे देखेंगे ये जो देश है तो कुछ अपने साथ ऐसे ऐसे फल गिला जो उपनिवेशिक देशों पे नहीं पाए जाते थे। तो जैसे हम लोग देखेंगे जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पे कब्जा किया था और गोवा दमन द्वीप पे भी बहुत दिनों तक शासन किया। तो पुर्तगालियों ने भारत में भी कुछ सामान लाया, जैसे मिर्ची पुर्तगालियों का लाया हुआ है, भारत में नहीं पाया जाता था, चाहे लाल मिर्ची हो या हरी मिर्ची, पपीता, आलू, टमाटर, बहुत ऐसे फल है, काजू, ये सब पुर्तगालियों का लाया हुआ भारत में। हम जब पुर्तगाली साम्राज्य पढ़ाएंगे तो उस समय इन सभी फलों का लिस्ट भी देंगे। एक और बात, जो ये उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और इन देशों ने शासन किया तो साथ साथ कुछ बीमारी भी लाई। जैसे इन जो यूरोपीय देश है इनमें चेचक और खसरा बहुत होता था, तो ये लोग जहाँ पे गए तो वो जगह नया था, तो वहां पे जो लोग थे वहां पे एंटीबॉडी, इनके लिए एंटीबॉडी नहीं बना था या उस बीमारी के लिए इम्यून सिस्टम कम था, तो वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा बीमारी से भी मरे। अब अमेरिका जिसे देखें, एक चीज और, अमेरिका, तो अमेरिका में जो हम लोग गोरे लोग देखते हैं वो असल में अमेरिका के निवासी नहीं है, वो यूरोपीय लोग ही जाके बसे थे। अमेरिका के मूल निवासी काले या सांवले थे। बहुत दिन तक हम लोगों ने देखा होगा अमेरिका में या बहुत सारे देशों में काला गोरे का भेद चलता था।
ये जो यूरोपीय देश थे ये गोरे थे और ये काले और सांवले लोग को मंदबुद्धि समझते थे और नाकाबिल समझते थे। इनकी एक बहुत बड़ा ये गुण रहा है। तो अमेरिका में हम लोग देखेंगे बहुत दिन तक जो है काला और गोरा का भेद रहा, झगड़ा भी हुआ। अमेरिका आजाद हुआ था 1776 ईस्वी में, लेकिन पहला राष्ट्रपति ब्लैक राष्ट्रपति बराक ओबामा बने हैं लगभग 200 साल बाद। आगे देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जे जर्मनी, इटली इस उपनिवेशवाद में क्यों पीछे रह गए, तथा एशिया के भी कुछ देश थे जैसे जापान, उनका कोरिया पे शासन रहा, और रूस अलास्का पे शासन रहा, और यूरेशिया के कुछ देशों पे शासन रहा। बाद में जो हम लोग देखते हैं अमेरिका, तो अमेरिका पहले उपनिवेशिक राज हुआ करता था, मतलब इस पे इंग्लैंड का शासन था, लेकिन बहुत जल्दी ही अमेरिका का अपना उपनिवेशिक राज्य हो गया। जैसे अमेरिका ने क्यूबा, हवाई द्वीप इन सभी पे भी शासन करने लगा। आप सोच सकते हैं एक देश उपनिवेश से आजाद हुआ और बाद में अन्य देशों को उपनिवेश बनाने लगा। तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े। आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे जी इन सभी यूरोपीय देशों में कौन ऐसा देश है जिसने उपनिवेशकों पे कम अत्याचार किया, कम शोषण किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कोई नहीं, क्योंकि बहुत ऐसी सारी घटनाएं हैं जिसको मैंने नहीं बताया है। लेकिन ये जो उपनिवेशक देश है इन्होंने अनेक ऐसे रक्त रंजित घटनाएं की है जिससे हम इनको ये कभी नहीं बोल सकते कि इनमें ये देश अच्छे थे या कम शोषण किए। आगे हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे।